हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब तक हमने चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन एंड 3 क्वेश्चंस 8, 9 एंड 10 ये 3 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11 है। सो व्हाट इज क्वेश्चन 11? फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ सलीम एंड शबाना, आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप फर्म का। सो आपके पास से ट्रायल बैलेंस गिवन है 2017 का। आपको इसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। देखो, एडजस्टमेंट के अंदर पहली एंट्री देखो कि भाई कुछ गुड्स विड्रॉ किए गए हैं पर्सनल यूज के लिए। फिर बोला गया है कि गुड्स ऑफ 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये चीजें जो है ये सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। और ट्रेडिंग अकाउंट आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत एक्चुअल में नहीं थी। क्यों? बिकॉज आपको ट्रेडिंग अकाउंट का वैल्यू देखो दिया हुआ है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट गिवन था, बट कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन ने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बना लिया है। फिर हमें पीएनएल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। देन आफ्टर पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों भाई करंट अकाउंट बना रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे आपको करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो करंट अकाउंट बना लेंगे। देन आफ्टर बैलेंस शीट। करंट अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बना देंगे। अब इतना हमने कर दिया इसमें यहाँ पे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ 4,000 फॉर पर्सनल यूज एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। देखो, गुड्स परचेज का गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है किसने? सलीम ने। सबसे पहली एंट्री कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट के अंदर जाएगी। करंट अकाउंट में आपको पता है किस साइड अपन डेबिट लिखते हैं, किस साइड अपन ड्राइंग्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैं ड्राइंग को कहाँ मेंशन करूंगा? इस बार मैंने इसको एक अलग फॉर्मेट में बनाया है जिसकी वजह से आपको क्लियरली दिखे। और आपको इसके पहले वाले 3 वीडियोस के अंदर अगर करंट अकाउंट बनाया होगा तो उसमें मैंने डेट नहीं डाली है। ठीक है, क्योंकि डेट का कॉलम एक्चुअल में तो डालना चाहिए, आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेट होता है। बट आपको पता है कि वहां तो या तो फर्स्ट जो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो डेट आएगी 1/4 एंड जो साल होगा वो, या फिर लास्ट जो साल का डेट होगा 31/3 का वो आएगा। ठीक है, तो इस बार डेट के साथ में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या बोला है कि भाई कुछ विड्रॉ किया है। तो क्या विड्रॉ किया है? तो भाई गुड्स विड्रॉ किया है। कौन से? 4,000 के कुछ गुड्स है जो विड्रॉ की है। ठीक है, ये रही अपनी पहली एडजस्टमेंट के सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ 4,000 फॉर द पर्सनल यूज। तो देखो, विड्रॉ जब होता है, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कौन सी डेट को किया है ये तो हमें पता नहीं है। तो भाई ये अपन ने 31/3/2017 का बनाया है। तो अपन पहली डेट का एग्जांपल यहाँ पे पहली डेट को डाल देंगे कि भाई 1/4/16 को सलीम ने कुछ ड्राइंग किया होगा। तो यहाँ पे अपन 2 और बाई लिख देते एक बार। 1/4/16 को ड्राइंग्स लिख देंगे। अब ड्राइंग्स में आपका गुड्स है। ठीक है, क्या है आपके ड्राइंग्स में? गुड्स। ठीक है, और सलीम ने उठाए 4,000 के, तो यहाँ लिख देंगे 4,000। नेक्स्ट इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? तो अब इसकी दूसरी एंट्री जाएगी कि भाई गुड्स है, तो गुड्स हमारे परचेस में से हो जाएंगे माइनस। या फिर गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल जो होता है अपन कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट। यहाँ पे लिखते हैं टू एंड यहाँ पे बाई लिखना है एंड यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे अपन ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग किसका ड्राइंग है भाई? सलीम का। कितना है? 4,000 रुपीज। ठीक है, ये आता है गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। मतलब कि अगर कोई भी गुड्स सेल के अलावा अगर अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है तो अपन उसको क्रेडिट में लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं कि गुड्स ऑफ 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। अपन ने गुड्स परचेज किए एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, कितने का भाई? 8,000 का। अब देखो, अनरिकॉर्डेड परचेज जब बढ़ता है तो अपना साथ में क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स। वो कितने के हैं तो वो देख लेते हैं अपन। तो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपके डेटर्स है 36,800 के और क्रेडिटर्स है 24,000 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स में 24,000 और यहाँ पे प्लस क्या रहेगा? अनरिकॉर्डेड परचेज जो आपका है वो
जो हो जाएगा 8,000 का मिलके अपन बाहर लिख देंगे 24 + 8 मतलब हो जाता है 32,000। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड एडजस्टमेंट भी क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, प्रिपेयर प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹400। तो देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है 400 रुपए का, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कहीं पे है तो बिल्कुल है, आपके पास इंश्योरेंस की एंट्री है 2,000 रुपीज की, तो ये इंश्योरेंस 2,000 में से 400 तो आपका प्रीपेड है, तो पहले इंश्योरेंस की एंट्री कर देते हैं। 2, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, और ये बाई। यहाँ पे इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे तो भाई क्या लिखना है, इंश्योरेंस आपका था 2,000 रुपीज का, इसमें से माइनस करना है प्रीपेड। प्रीपेड कितने का था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस था आपका 400 रुपीज का, तो अभी आपका खर्चा 1,600 रुपए का है, और जो आपका प्रीपेड है वो कहाँ पे आ जाएगा, असेट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट अपनी है फ्रॉम डेटर्स 800 रुपीज इज नॉट रिकवरेबल एंड प्रोवाइड 5% बेडेड रिजर्व ऑन डेटर्स। तो देखो डेटर्स अपने थे कितने, तो डेटर्स यहाँ पे अपन ने देखे 36,800 के है, तो डेटर्स लिख देते हैं पहले, कहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन डेटर्स की एंट्री, डेटर्स थे 36,800 के, उसमें से आपके बेड डेट्स, ठीक है, हो गए -800 रुपीज के, वैल्यू जो भी आएगी अपनी दैट विल बी 36,000, 36,800 में से 800 माइनस हो गया तो 36,000 आ गया। अब इसमें से अपन को बेड डेट रिजर्व निकालना है, तो बेड डेट रिजर्व, लेकिन ये भी एडजस्टमेंट का है, कितना 5%, 36 का 5% अगर करने जाएंगे तो देखो आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 36,000 का 5% कितना आ गया, 1,800 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1,800, और टोटल इसका अपन यहाँ बाहर लिख देंगे -36,000, तो आ गया 34,200। तो ये हो गया आपका बेड डेट्स का एंट्री 34,200, जो डेटर्स का हिसाब किताब हमने सॉल्व किया उसके बाद का। यही बेड डेट्स की एंट्री अपन को पीएनएल के अकाउंट में भी करना पड़ेगा, पीएनएल के डेबिट साइड, तो वहां पे लिख देते हैं। चलो आगे पीएनएल में सबसे पहले अपन बेड डेट्स लिखेंगे। अब देखो आपको ये चीज अगर नहीं समझ आती है तो आपको मैं समझा दूं, बेड डेट्स में पहले ट्रायल बैलेंस आता है, फिर बेड डेट्स आपका एडजस्टेड अमाउंट मतलब एडजस्टमेंट का जो होता है वो, फिर आता है बेड डेट रिजर्व, और फिर आता है अगेन बेड डेट रिजर्व। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का ये करना होता है माइनस, बाकी सब जो होते हैं वो करने होते हैं प्लस। तो आप अच्छे से देखो मैंने क्या लिखा, TAAT, यहाँ पे है TAAT, टाट याद रख सकते हो इसे। ठीक है, TAAT हो गए, जिससे क्या हो जाएगा, बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस का बेड डेट यहाँ से दिख जाएगा, कितना है ट्रायल बैलेंस का बेड डेट, तो भाई ट्रायल बैलेंस का आपका बेड डेट्स ये रहा, ट्रायल बैलेंस वाली एंट्री। देखो बेड डेट्स आपके हैं कितने, 400 रुपीज के, एंड बेड डेट रिजर्व आपके कितने हैं 2,000 के। ठीक है, तो 400 रुपीज अपन ट्रायल बैलेंस का बेड डेट जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं रेड से ही लिख रहा था ताकि आपको समझ आए, 400। देन बेड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का बेड डेट हमने देखा था 800 रुपीज का था, जो हमने अभी बैलेंस शीट में लिखा। फिर बेड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट जो हमने लिखा था 1,800 रुपीज का, ठीक है, परसेंटेज निकालता 5% वो। एंड ट्रायल बैलेंस का बेड डेट रिजर्व वो ये रहा 2,000 रुपीज का। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में से अपन ने देखा जो है 2,000 रुपीज का बेड डेट रिजर्व। अब इसका टोटल अपन को लिखना है, तो देखो पहले 3 का तो टोटल प्लस करना है, उसके बाद जो बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस है वो माइनस करना है। ठीक है, तो पहले 3 का प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 400 + 800 + 1,800, फिर माइनस कर देंगे 2,000, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,000। ये 1,000 अपन लिख देंगे यहाँ पे, उसको साइड में कर देते हैं, हाँ 1,000। ठीक है, ये आपका बेड डेट का एडजस्टमेंट एज वेल एज ट्रायल बैलेंस का पूरा हिसाब किताब हो गया क्लियर। यही याद रखना है, चाहे इसमें कोई एंट्री हो ना हो उसमें 0 लिख देना। जैसे मान लो बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, एडजस्टमेंट का बेड डेट दिया है, बट बेड डेट ऑफ रिजर्व, बेड डेट रिजर्व आपका एडजस्टमेंट का नहीं दिया है तो वहां 0 डाल दो। बेड डेट रिजर्व आपका ट्रायल बैलेंस का नहीं दिया है, 0 डाल दो। बट ये फॉर्मेट याद रखोगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ, तो अपर हमारे जितने भी बेड डेट की एंट्रीज थी ट्रायल बैलेंस एज वेल एज एडजस्टमेंट की वो हो गई क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री आपकी है डिस्काउंट रिजर्व इज
ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, डिस्काउंट रिजर्व का डेटर्स के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखो डिस्काउंट रिजर्व की एंट्री यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कितना है 760 रुपीज का, तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो इसको अपन फायदे में लिख लेंगे, P&L के अपन किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है, तो लिख देंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, जो अपने कितने थे 760 रुपीज का, हमारा हो गया फायदा, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना सिक्स्थ एंट्री, जो बोला हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% एंड ऑन फर्नीचर एट 5%, तो मशीनरी पे 20% दे देते हैं, तो मशीनरी आपकी कितनी है, तो मशीनरी ऑफिस की ये रही, जो दिया हुआ है 40,000, तो पहले वो लिख देते हैं, 40,000 की एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ पे मशीनरी आ गई अपनी 40,000 की, माइनस आपको डेप्रिसिएशन करना है, कितना परसेंट करना था भाई, 20% था आई थिंक, या बिल्कुल 20%, तो देखो 40,000 का 20% कितना होता है, तो 4 2 8, मतलब 8,000 हो जाएगा, और इसको बाहर लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 32,000। वैसे आपको फर्नीचर की एंट्री भी लिखनी है, क्योंकि फर्नीचर पे अपन को 5% देना है, तो फर्नीचर ये रहा, और फर्नीचर पे अपने पास वैल्यू आ गई 10,000 की, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर 10,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन 5%, 10,000 का 5% मतलब कितना हो जाएगा 500 रुपीज, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,500, ये हो गया क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसकी दूसरी एंट्री अपन को करनी पड़ेगी, कहाँ पे करेंगे दूसरी एंट्री अपन, P&L के डेबिट साइड, तो P&L का डेबिट साइड यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का भी है एंड दूसरा मशीनरी का भी है, तो फर्नीचर का अमाउंट अपना था 500 रुपीज एंड मशीन का अमाउंट था अपने पास 4 2 8 था, राइट, 8,000 रुपीज, दोनों को प्लस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 8,500, ये अपना दूसरा एंट्री भी, दूसरा इसका जो इफेक्ट था वो भी कर दिया कंप्लीट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एडजस्टमेंट हो गई सब क्लियर, अब अभी वन बाय वन अपन जो भी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसको लिखेंगे। ये दोनों एंट्रीज डायरेक्ट अपनी कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी अपने बैलेंस शीट में, तो लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट 1,60,000 एंड 1,20,000, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख के दोनों का एस और ऐसे में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1,60,000 और दूसरा आएगा 1,20,000, दोनों का टोटल कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और 20 मतलब 2,80,000, ये हो गया अपना कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, चलो कैपिटल हो गया क्लियर। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट एक का डेबिट बैलेंस है, तो भाई यहाँ ध्यान देना, श्रवणा का वैल्यू डेबिट बैलेंस है 10,000 का एंड सलीम का है क्रेडिट बैलेंस 40,000 का, तो पहले क्रेडिट बैलेंस सलीम का है 40,000, वो लिख देते हैं करंट अकाउंट, तो ये रहा करंट अकाउंट बाय, क्या लिखते हैं भाई, बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस 40,000 था सलीम का, तो लिख दिया 40,000 एंड 10,000 था, इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो ये लिख देते हैं नीचे, इसकी एंट्री भी, अच्छा ये डेट अपन ने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है, पहली तारीख को डेट कैसे आ गई, एक्चुअल में आनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो ड्राइंग है, इसकी ड्राइंग की तो डेट हमें पता ही नहीं है, तो ये ड्राइंग की डेट अपन ने कैसे फर्स्ट डेट को लिख दी, देखो भाई ये ध्यान देना, ये ड्राइंग की जो डेट होगी वो कुछ नहीं आएगी, पता ही नहीं है हमें कितना है, कौन सी डेट को ड्राइंग लिया है, ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी डेट मत डाल देना, वहाँ पे आप ब्लैंक कर सकते हो। यहाँ पे बैलेंस BD लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे शबाना में आएगा 10,000 का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस शबाना का दिया था 10,000 का, ठीक है, ये हो गया अपना वैल्यू क्लियर। स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है, लास्ट डेट का कितना दिया हुआ है भाई 54,600, ये जाएगा बैलेंस शीट में 54,600 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक 54,600 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, यही था अमाउंट, यस यही था 54,600। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो भाई कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आपका है 560 रुपीज का, ठीक है, तो 560 का कैश बैलेंस लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैश बैलेंस 560 रुपीज। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो ये कैश बैलेंस अपना हो गया, अब अपने पास करंट अकाउंट विथ बैंक है, मतलब इन शॉर्ट अपनी बैंक की डिटेल है, बैंक का 14,000 आपके पास अमाउंट पड़ा है बैंक में, तो यहाँ पे लिख देंगे वही सेम बैंक बैलेंस, कितना आएगा 14,000, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब आगे देखते हैं और क्या एंट्रीज हमारी
बाकी है। तो अभी बैंक बैलेंस हो गया। फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई, फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई मतलब आपके एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट आपने करके रखा है, तो ये आपका क्या हुआ, एसेट हो गया 80,000 का फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई। तो इसको भी लिख देंगे अपन बैलेंस शीट में, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट किसकी है भाई, एस बी आई, कितना था 80,000 का, ठीक है। तो ये भी एंट्री हुआ, खत्म। नाउ व्हाट नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट हो गया, अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गए थे। सैलरी है, सैलरी कितनी है भाई, 37,000, 37,000 सैलरी कहाँ आएगी, तो पीएनएल के डेबिट साइड आती है। तो यहाँ लिख देते हैं सैलरी 37,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,20,000 का, उसके ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अपन कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितना जाएगा, कितना था 1,20,000, ठीक है। ये हुआ खत्म। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये सब एंट्रीज आपके लिए सब इजी हो जाती है, बिकॉज आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो सिर्फ है एडजस्टमेंट की एंट्री। बाकी ये सब में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया था, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया था, लीज और बिल्डिंग, देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो एंट्री है, ठीक है, इसमें भी हिडन एंट्री है, बिकॉज इसमें डेट दी हुई है 1/4/16 फॉर 5 ईयर 60,000 पे। तो आपको देखो 60,000 का अमाउंट है, 5 साल के लिए मतलब डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 साल का अमाउंट आएगा 12,000, यहाँ लिख देता हूँ साइड में 12,000, ठीक है। तो ये 1 साल का आपका अमाउंट है, 1/4/16 और ये 17 चल रहा है, मतलब आपको 1 साल का अमाउंट आपको क्या करना है, इसमें से राइट ऑफ करना है। बाकी आपको अमाउंट लेके जाना है एसेट के साइड, क्योंकि आपका प्रीपेड है, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग था या क्या था, लीज होल्ड मशीनरी था, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी लिख देंगे, लीज होल्ड मशीनरी जो आएगी सिर्फ 12,000 की, यहाँ पे 1 साल का जो खर्चा है वो। बाकी लीज होल्ड मशीनरी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लीज होल्ड मशीनरी 60,000 में से हमने 12,000 क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो 40, अच्छे से लिखो 40, अरे हाँ 48,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दो एंट्री इसके मैंने की, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये आपका होता है नॉर्मल डेबिट साइड पीएनएल के, क्योंकि खर्चा है 1,200 रुपये स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का कितना, 1,200 रुपये। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बेडेड रिजर्व हो गए, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 1,200 रुपये, तो वो भी अपना है पीएनएल के डेबिट साइड की एंट्री, ये भी खर्चा है। क्या है ये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है भाई, 1,200 रुपये। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एक्सपेंस। तो पीएनएल के डेबिट साइड लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ मेंशन कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, 800 रुपये, आई थिंक 800 रुपीज था, यस 800। ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट लिखा नहीं है तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा, ये रहा अपना ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट, जो मैं लिखूंगा कहाँ पे, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट के तौर पे, तो भाई बैलेंस, क्योंकि अपने पास बैलेंस तो था ना, तो बैलेंस बीडी करके लिख दूंगा। कितना अमाउंट था भाई, 61,800, 61,800। फिर क्या करना है आगे, तो आगे ये हो गया लोन ऑफ शबाना। चलो एक और ऐसी एंट्री आई जिसमें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा दो एंट्री करना पड़ेगा। लोन ऑफ शबाना मतलब शबाना ने लोन दिया है फॉर्म को 60,000 का, तो पहले एक तो एंट्री कर देते हैं लोन ऑफ शबाना की, कहाँ है कि बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लोन ऑफ शबाना लिख देंगे, कितना था भाई, शबाना का लोन कितना था भाई, लोन था 60,000 का, कितना था 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट भी बाकी रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो किसका है, शबाना का है,
कितना आएगा, तो 60,000 पे हम, आपको पता है 60,000 पे अपन को 6% तो देना ही देना होता है, बट यहाँ पे 6/12 करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे है ना 1/10/16 डेट दी हुई है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है, और 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, मतलब आ जाएगा 1800 का आधा होता है, नहीं हाँ 1800, ये आपका वैल्यू आ गया। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 1800, इसको इरेज कर देते हैं इधर से। नाउ नेक्स्ट 1800 को अपन एक और जगह लिखेंगे, कहाँ पे, पीएनएल के डेबिट साइड, क्योंकि ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट अपना खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम, जिसका लोन है ये 1800 का, उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्लीट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, डिस्काउंट रिजर्व अपना हो गया था क्लियर। अब हमें इसको क्लोज करना है, तो पहले अपन रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, वैल्यूज क्या आती है देखते हैं। आपको दिख रहा है कि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है। अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये हुआ, अगर ये क्रेडिट अमाउंट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब हमारा क्या होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 61,800 प्लस 4,000, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 65,800 की, दोनों साइड लिख देंगे वो, उसमें से 8,000 करेंगे माइनस, तो वैल्यू कितनी आई, 57,800। ये ग्रॉस प्रॉफिट अपना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो भाई पीएनएल के क्रेडिट साइड जाता है। देखो आपको ये समझा दूं कि अगर, देखो अच्छे से, अब यहाँ पे अपना वैल्यू आया, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, इस साइड आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, तो भाई लिखेंगे अपन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, उसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर देंगे। और आपको लिखना है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है 57,800। ये ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ मत लिखना, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट लिखना, बिकॉज यहाँ पे आपका अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का भी ऊपर गिवन है, ठीक है, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। और ये वैल्यू लिखेंगे 57,800। अभी इसका पीएनएल का टोटल करते हैं अपन, तो पीएनएल के अंदर वैल्यूज कितनी है हमारे पास, चलो यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले तो 57,800 प्लस 7,760 रुपीज, तो ये हो गया 58,560। अब थोड़ा साइड में लिख के छोड़ देते हैं इसको, 58,560, ठीक है। अब टोटल करेंगे अपना डेबिट बैलेंस, 37,000 प्लस 1600 है, प्लस हो जाएगा 12,000, प्लस हो जाएगा 1,000, प्लस 1,200, प्लस 8,500, प्लस अगेन 1,200, प्लस 800, प्लस 1,800, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 65,100। तो टोटल किसका ज्यादा आया, डेबिट बैलेंस का टोटल ज्यादा आया, कितना आया 65,100, जो टोटल ज्यादा आया उस साइड मैंने पहले लिखा, फिर इस साइड लिख रहा हूँ मैं 65,100। अब इसमें से इस साइड का टोटल कितना था, तो मैंने लिख के रखा था, माइनस कर देंगे उसको, 58,560 को माइनस करेंगे तो अपना ग्रॉस लॉस आ रहा है, सॉरी नेट लॉस आ रहा है, तो नेट लॉस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितना नेट लॉस आ रहा है, 6,540 रुपीज का, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। अब देखो मैंने क्या किया, वापस से समझा देता हूँ, इसको भी थोड़ा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। अभी ये साइड का जो अमाउंट है, जो नेट लॉस है, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट अपने इस साइड का अमाउंट क्या आ रहा था, कम आ रहा था, और जो डेबिट बैलेंस है ये अमाउंट ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा नेट लॉस क्रिएट हो रहा है। और नेट लॉस अभी कहाँ जाएगा, तो भाई नेट लॉस जाएगा अपना किस साइड, तो भाई यहाँ पे उसको पार्टनर्स कैपिटल में, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चलो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नेट लॉस को, थोड़ा इसको लिख देते हैं अच्छे से, तो सबको इरेज कर देता हूँ मैं, और नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। नेट लॉस बोलो इसको, डिविजिबल लॉस बोलो, एक ही बात हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने है ना कोई भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, तो ये नेट लॉस बोलो या डिविजिबल लॉस बोलो, बात एक है। अभी कितना कितना इसका अमाउंट जाने वाला है दोनों को, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टार्टिंग में, तो भाई कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसको इक्वल रेशियो में, ठीक है, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो इक्वल रेशियो में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 6,540 को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
तो 40 का 20 हो जाएगा, ये 250 प्लस 20 दैट इज 270 एंड 3 तो हो जाएगा 3270 रुपीज, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। अभी ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये दोनों, ये कहाँ जाएगी, तो भैया इस साइड आएगी। ठीक है, तो ये डिविजिबल लॉस है, तो डिविजिबल लॉस को यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिविजिबल लॉस 3270, 3270। ठीक है, ये लिख दिया हमने डिविजिबल लॉस। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब देखो डिविजिबल लॉस हो गया या जो भी अपनी एंट्रीज है उसको ऊपर लिखना, डेट लिखना है। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी है तो डेट में मेंशन कर देता हूँ पहले। डिविजिबल लॉस की जो डेट है वो आपको पता है लास्ट डेट आएगी, तो 31/3/2017 आ जाएगा। बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड हमेशा स्टार्टिंग डेट में होता है। ठीक है, तो 1416 आ जाएगा। और ये जो डिविजिबल लॉस या प्रॉफिट होता है वो लास्ट डेट ऑफ द ईयर होता है, तो वो लिख दिया हमने। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो इसको हम अब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को। तो इसको क्लोज करने के लिए पहले अपन लिख देते हैं किस साइड, देखो सलीम का अमाउंट है ना, क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कितना अमाउंट है भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इस 40,000 में से हमें 4,000 माइनस करना है और माइनस 3,270 माइनस करना है। तो जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा अमाउंट जो अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, 32,730 रुपीज का। ठीक है, और इस साइड शबाना की कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो अपना बैलेंस सीडी तो पता है किस साइड आने वाला है। अब देखो शबाना की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं अलग पेन से यूज कर रहा हूँ कि भाई इस साइड वैल्यू आएगी और उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो भाई 10,000 प्लस 3,270 तो हो जाएगा 13,270, और सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 13,270, और यहाँ पे अपन लिख देंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, ये कितना आएगा बैलेंस सीडी, सेम अमाउंट आएगा 30,270, क्योंकि कोई अमाउंट माइनस करने के लिए अपने पास है ही नहीं। ठीक है, ये साइड में कर देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी किसका है, तो भाई ये सलीम का बैलेंस सीडी, ये किसका है, सलीम का। और ये किसका है भाई, तो ये है शबाना का बैलेंस सीडी। एक का क्रेडिट आ रहा है और एक का डेबिट आ रहा है, करंट अकाउंट में ये चलता है। और बैलेंस सीडी का कौन सा डेट होता है, 31/3/17 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, 31/3/17, बिकॉज ये हर हिसाब किताब कब होता है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर होता है। चलो, अब ये दोनों एंट्री, कौन सी दोनों एंट्री, ये बैलेंस सीडी वाली और दूसरी एंट्री आएगी अपनी ये बैलेंस सीडी वाली, ये दोनों को लिखेंगे। देखो जो बैलेंस सीडी अपना क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखूंगा, और जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो अपना बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट लिखेंगे। और करंट अकाउंट किसका आएगा, तो भाई करंट अकाउंट देखो नॉर्मली तो अपन क्या होता है, जो अपना वैल्यू डेबिट में होता है वही लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेबिट में किसका वैल्यू है, सिर्फ सलीम का है, तो यहाँ पे सिर्फ सलीम का अमाउंट लिखेंगे। किसका अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ सलीम का अमाउंट। कितना है ये अमाउंट, 32,730 रुपीज। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कलर से पता चल जाए कौन सी अमाउंट कहाँ लिखी है मैंने। और एक और लिखेंगे करंट अकाउंट, लेकिन इस बार करंट अकाउंट लिखेंगे एसेट साइड, क्योंकि ये पैसा आना है करंट अकाउंट, और इसमें आएंगे शबाना जी। और यहाँ पे अपन अमाउंट लिखेंगे कितना, कितना अमाउंट था भाई, 13,270, 13,270। तो यहाँ पे इसको कर देंगे हाईलाइट। ठीक है, अब आप एक बार देख लो अच्छे से कि मैंने जो एंट्री जहाँ पे की है उसी के नीचे एसेट में लिखा, यहाँ पे डेबिट पे था तो उसमें लायबिलिटी में लिख दिया। अच्छा, एक चीज और भूल गया मैं, यहाँ पे जब ये बना रहा था तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दिया है, ये पर्टिकुलर्स नहीं आता है, एसेट एंड लायबिलिटी आता है। ठीक है, ये आपका कैपिटल लायबिलिटी आता है और ये आता है एसेट्स। ठीक है, ये आप ध्यान देना। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो भाई हाँ सब कुछ हुआ है खत्म, अब बाकी है अपना बैलेंस शीट को टैली करना। तो बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं। बैलेंस शीट को टैली करने के लिए वैल्यू अपने पास है 2,80,000 पहले, फिर 32,730 रुपीज, उसको लिख दिया 32,730। नेक्स्ट 32,000 पूरा, देन 60,000 एंड 1,800। तो ये वैल्यू आई 4 लाख, कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास, 4,06,530 रुपीज। ठीक है, 530
30 रुपीज। इस साइड देख लेते हैं कितना आ रहा है। मैं क्या करूंगा, माइनस करता जाऊंगा, एक एक एंट्री क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो पहले 32,000 माइनस कर रहा हूं मैं, 32,000, देन 9,500, देन 80,000, देन 1,20,000, देन 400, देन 34,200, देन 560, सॉरी 560 को मैंने प्लस लिख दिया, माइनस 560, देन माइनस 14,000, देन माइनस 50, नहीं 48 है, 48,000, एंड देन 54,600, एंड लास्ट में 13,270। वैल्यू आ गई अपनी 0। इसका मतलब कि दोनों साइड टैली हो गया है, अपना टोटल है 4,06,530। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये अपना टैली हो चुका है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। देखो, ये अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को आप अच्छे से देख लो। देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ये बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये अपना है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन लिखेंगे P&L अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट को देख लो आप। देन नेक्स्ट रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। ऐसा कोई डिफिकल्ट, कोई ना एडजस्टमेंट था, ना कोई ऐसी एंट्री थी। बस शांति से करते, अगर कर रहे होते आप क्वेश्चन, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंचा देता और आपका आंसर टैली हो जाता। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू सो मच।